पिछले वीडियो में हमने अराबास्ता की कहानी को देखा था और प्रिंसेस वीवी को गुड बाय कह के हम लोग निकल चुके हैं एक नए सफर पे। और आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज का टॉपिक जया आर्क है। ये आर्क खुद में तो इतना मजेदार नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें पता लगती है। जैसे हम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को देखते हैं और साथ ही साथ दो नए वॉरलॉर्ड्स को। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि अगला आर्क स्काइपिया तुम्हें अच्छे से समझ आ पाए। अराबास्ता से निकलने के बाद हमारे साथ है निको रॉबिन जो कि क्रोकोडाइल के लिए काम करती थी। और जैसा कि क्रोकोडाइल अब हार चुका है और क्योंकि लूफी ने ही निको रॉबिन की जान बचाई थी, तो हाँ अब लूफी का फर्ज बनता है कि वो निको रॉबिन का ध्यान रखे। खैर अपने वन पीस के सफर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपने सफर के स्टार्ट में ही कुछ ऐसा अजीब सा होता है जिसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब सब लोग अपने नेक्स्ट आइलैंड की तरफ जा रहे थे तभी ऊपर आसमान से एक शिप गिरती है। हाँ, किसी को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था और इसी चीज से हमें रियलाइज भी होता है कि हम लोग अभी ग्रैंड लाइन के अंदर हैं, जहाँ पे सही में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। नामी का भी लॉग पोस्ट खराब हो जाता है और हाँ ऐसा नामी को ही लग रहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि लॉग पोस्ट के हिसाब से अब अगला आइलैंड आसमान में है। रॉबिन नामी को बताती कि लॉग पोस्ट कभी खराब नहीं हो सकता। भले एक बंदा खुद पे डाउट कर सकता है, लेकिन ग्रैंड लाइन के अंदर लॉग पोस्ट पे डाउट करना सबसे बड़ा पाप है। यानी कहीं न कहीं आसमान में भी एक आइलैंड है। जब लूफी, ज़ोरो एंड सांजी उस शिप की तलाशी लेने जाते हैं, उनको एक मैप मिलता है जो कि स्काइपिया नाम के आइलैंड का था। सब लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे वो लोग कैसे जाएंगे। तभी वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और तभी सबकी नजर एक जगह पे जाती है, जिसे देख के सब लोग डरे हुए हैं। हम सामने देखते हैं कुछ परछाइयों को जो कि आसमान को छू रही हैं। और आज पहली बार लूफी को हमने डरते हुए देखा। सब लोग उस अजीब सी चीज से इतना डर चुके थे कि वो लोग अपनी जान बचा के भागते हैं और जितनी जल्दी हो सके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उस टूटी हुई शिप में उन्हें एक एटर्नल पोस्ट मिला था और इसी की हेल्प से वो लोग जया आइलैंड पे जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जया आइलैंड जहाँ पे हमें कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन इट्स ओके क्योंकि हमें यहीं पे दुनिया का सबसे इविल पायरेट को दिखाया जाता है, यानी ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को। ये वही लोग हैं जिन्होंने ड्रम आइलैंड के ऊपर आतंक मचा दिया था और इन्हीं की वजह से वपूल को वहाँ से भागना पड़ा। ये वही लोग हैं जिसे अराबास्ता में एस ढूंढ रहा था। ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के मेंबर को जया आर्क में जगह जगह पे दिखाया जाता है, जिनको देख के पता लग रहा था कि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन सबसे मजेदार इंट्रोडक्शन होता है ब्लैक बियर्ड का। लूफी और ब्लैक बियर्ड एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे को देखते हैं और हाँ इस टाइम पे लूफी को पता नहीं था जो बंदा उसके साथ बैठा हुआ है वो ब्लैक बियर्ड यानी मार्शल दी टीच है। लूफी और ब्लैक बियर्ड के बीच में एक खाने का कंपटीशन होता है और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन ये कंपटीशन इससे पहले कि एक लड़ाई का रूप ले ले, रेस्टोरेंट वाले अंकल दोनों को डांट लगाते हैं। खैर ब्लैक बियर्ड अपने मूड में नहीं था तो वो उस बूढ़े आदमी को कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। ब्लैक बियर्ड के जाने के बाद उस रेस्टोरेंट में बेलेमी नाम का एक बंदा अंदर आता है। बेलेमी एक पायरेट है और ये रेस्टोरेंट उसी का है। वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर आता है, बियर पीता है और फिर बिन मतलब का लूफी का सर लेके टेबल पे मार देता है। नामी वहाँ के लोगों से स्काइपिया के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वहाँ के लोग नामी के ऊपर हंसने लगते हैं। उन लोगों के साथ बेलेमी भी हंसने लगता है क्योंकि स्काइपिया, वन पीस, इन सब की बातें सिर्फ मनगढ़ंत है और अगर इनमें से कुछ भी सच होता तो वो कब का मिल चुका होता। वन पीस, स्काइपिया ये सिर्फ बच्चों की कहानियाँ हैं और इनका वास्तविक दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। बेलेमी लूफी और सब पे हंसने लगता है। वो लूफी के ऊपर हमला भी करता है। ज़ोरो चाहे तो बेलेमी को पलक झपकते मार सकता है, लेकिन लूफी उसे लड़ने से मना कर देता है। बेलेमी ज़ोरो और लूफी को आधे घंटे तक बहुत बुरी तरीके से मारता है। ज़ोरो और लूफी का हाल बहुत बुरा हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी वो लोग बेलेमी को छूते तक नहीं है। बेलेमी अपने बियर को लूफी एंड ज़ोरो के ऊपर थूक देता है, लेकिन इसके बाद भी वो दोनों कुछ नहीं करते। इस सिचुएशन में जब बेलेमी लूफी के सपनों का मजाक उड़ाता है, लूफी बहुत शांत होता है और वो कुछ भी नहीं करता। इतना तो हमें विश्वास है कि लूफी इस आदमी को बड़े आराम से हरा सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं करता। शायद लूफी समझ चुका था बेलेमी जैसे लोग जिनकी आंखों में कोई सपने नहीं होते, उनसे लड़ने का कुछ फायदा नहीं होता।
या फिर सारी लड़ाइयाँ लड़ने लायक नहीं होती। या फिर तुमको याद होगा एपिसोड 4 में जब शांक्स के ऊपर एक अजीब से पायरेट ने हमला किया था और उसने शांक्स की बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन इन सब के बाद भी शांक्स उसे कुछ नहीं कहता। मेरा विश्वास करो, अगर शांक्स चाहता तो वो इस नमूने को खड़े खड़े मार सकता था। यहाँ तक कि इस नमूने को मारने के लिए उसे वहाँ से हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ती और वो नमूना वहाँ पे गिरा हुआ मिलता। खैर इन सब के बाद भी शांक्स कुछ नहीं करता और वो बस हंस रहा था, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि सारी लड़ाइयाँ लड़ने लायक नहीं होती। और शायद आज लूफी भी इसी बात को फॉलो कर रहा है। लूफी ऐसे आदमी से लड़ना नहीं चाहता जिसके लिए सपनों की कोई वैल्यू नहीं है। फाइनली इन सब के बाद नामी उन दोनों को लेके उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। नामी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लूफी और जोरो ने उन लोगों के ऊपर हमला क्यों नहीं किया, लेकिन तभी हम देखते सामने ब्लैक बियर्ड बैठा हुआ है। ब्लैक बियर्ड लूफी को बताते कि वो बहुत देर से उन्हें देख रहा था। लूफी उससे पूछता है क्या उसे भी स्काइपिया एक मनगढ़ंत कहानी लगती है। सामने से जवाब आता है नहीं, स्काई आइलैंड असलियत में होता है। वहाँ से गुजरते हुए लोग ब्लैक बियर्ड की बातों पे हंस रहे थे। ब्लैक बियर्ड कहता है हंसने दें इन लोगों को, ये लोग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बच्चे तू उस नमूने से बिना लड़े ही जीत गया। सपनों का कोई अंत नहीं होता, सपने ही हमें आगे बढ़ने पे मजबूर करते हैं। जिनकी आंखों में सपने नहीं होते उनका होना या ना होना बराबर है। ब्लैक बियर्ड की बातें सुन के नामी को समझ आ जाता है कि आखिर लूफी और जोरो ने बेलेमी के साथ लड़ाई क्यों नहीं की। इसके बाद सब लोग अपने शिप पे जाते हैं, जहाँ पे चॉपर लूफी और जोरो का इलाज करता है। रॉबिन सबको बताती कि अभी वो लोग मॉकटाउन के अंदर हैं, तो अगर यहाँ के लोगों के माने यहाँ पे एक आदमी रहता है जिसे शायद स्काइपिया जाने का रास्ता पता है। यहाँ के लोग उस आदमी का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो इतना बड़ा होने के बाद भी स्काइपिया जैसी बातों पे विश्वास करता था और इसी वजह से वो अकेले में यहाँ पे रहता है ताकि उसे और लोगों के ताने ना सुनना पड़े। सब लोग डिसाइड करते कि वो लोग उस आदमी से मिलने जाएंगे और बिना देरी किए वो लोग मॉकटाउन से निकल जाते हैं ग्रैंड लाइन के कोने पे, जहाँ पे हम लोग मिहोक को देखते हैं। मिहोक के हाथों में लूफी पे लगे नई इनाम का पोस्टर है और जब मिहोक को पता लगता है कि जोरो के ऊपर भी इनाम लग चुका है तो वो स्माइल करता है, क्योंकि जहाँ तक तुम्हें याद होगा जोरो और मिहोक की लड़ाई में भले ही जोरो उससे जीत नहीं पाता, लेकिन फिर भी मिहोक जोरो की काबिलियत को देख के बहुत इम्प्रेस होता है और वो यहाँ तक कहता है, जोरो से बोलता है ये बहुत जल्दी है तुम्हारे मरने के लिए। मेरा नाम है ड्राकुला मिहोक। तुम पहले खुद के बारे में जानो, दुनिया के बारे में जानो और ताकतवर बनो। चाहे कितने ही साल क्यों ना लग जाए, मैं दुनिया के सबसे स्ट्रांग होने का टाइटल तुम्हारे लिए बचा के रखूंगा। मेरी तलवार से बेहतर तलवार बनो, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करो। रोनोरोआ जोरो। और इसीलिए वो स्माइल करता है। दूसरी तरफ लूफी और सब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो आदमी रहता है जिसे स्काइपिया के बारे में बहुत सारी बातें पता है। लूफी उस आदमी का घर देख के हैरान था क्योंकि वो एक महल था, लेकिन जब लूफी उस चीज को ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि वो असलियत में घर है और लूफी सोचता है कि वो आदमी गजब टोपीबाज है। फिर उस घर का ओनर जिसे सब लोग ढूंढ रहे थे वो पानी से निकल के बाहर आता है। वो लूफी के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन फिर वो अचानक से वहीं पे गिर जाता है। इस आदमी का नाम क्रिकेट है और ये वही बंदा है जिसे स्काइपिया के बारे में पता है। वहाँ जमीन पे एक किताब पड़ी हुई थी जिसका टाइटल था स्टोरी ऑफ नोलैंड। तो ये एक झूठे आदमी की कहानी है जिसका नाम नोलैंड था। इस आदमी के झूठ इतने सच्चे लगते थे, कोई भी अपनी आंख बंद करके इसके ऊपर विश्वास कर लेता था। और ऐसे ही उसने सबसे कहा कि एक जगह पे उसने सोने का एक टापू देखा है, जिसको सुन के राजा अपनी सेना के साथ उस तरफ जाने लगता है जहाँ पे नोलैंड ने उस आइलैंड को देखा था। जब सब लोग वहाँ पे फाइनली पहुँचते हैं और वो देखते वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। इस सफर में हजारों सैनिक निकलते तो हैं, लेकिन पहुँचते सिर्फ 100 हैं और बाकी सारे मारे गए। राजा को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो नोलैंड को सबके सामने भरे बाजार में जान से मरवा देता है। मरते दम तक नोलैंड कह रहा था कि उसने सही में सोने का आइलैंड देखा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता। बैक इन प्रेजेंट चॉपर ने क्रिकेट का इलाज कर दिया है। क्रिकेट का ये हाल इसलिए हुआ था क्योंकि वो बहुत समय तक पानी के अंदर रहता है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो उस सोने के आइलैंड को ढूंढ पाए, ताकि वो दुनिया को सीना चौड़ा करके बता सके कि उसके दादा झूठे नहीं है। तो हाँ, क्रिकेट नोलैंड का
पोता है यानी ग्रैंडसन। क्रिकेट यहाँ पे माशिरा और सोजो के साथ रहता है। क्रिकेट को समुद्र के अंदर से बहुत सारी कीमती मूर्तियाँ मिलती है जो कि सही में सोने की है, लेकिन अभी तक उसे समुद्र के अंदर उस आइलैंड का नामो निशान नहीं मिलता। क्रिकेट से ही पता चलता है स्काइपिया जाने का एक ही तरीका है। जैसे कि तुमको पता है समुद्र के अंदर बहुत सारे वोल्केनो होते हैं और ऐसे ही एक वोल्केनो के फटने से एक साल में एक ऐसी लहर आती है जिससे हम लोग आसमान की तरफ जा सकते हैं। खैर क्रिकेट को भी नहीं पता कि स्काइपिया असली में होता है या नहीं, लेकिन उसे इतना पता है हर साल ये लहर एक बार आती है और इसकी मदद से हम लोग आसमान की तरफ जा सकते हैं। और ऐसा उसने अपने दादा की जर्नल में पढ़ा था। जर्नल को तुम एक डायरी की तरह समझ सकते हो जिसमें एक आदमी अपने सफर के बारे में लिखता है, और जो जर्नल अभी क्रिकेट के पास है वो उसके दादाजी यानी नॉलैंड की है। और नॉलैंड भी इकलौता आदमी था जो कि स्काइपिया के अंदर गया है। क्रिकेट अपनी लॉगबुक को लूफी को दे देता है क्योंकि चॉपर ने उसके इलाज किया है। खैर उसोप अभी भी डर रहा था क्योंकि नॉलैंड सबके हिसाब से एक झूठा आदमी था। वो सोच रहा था स्काइपिया वाली बात सही है या गलत, और स्काइपिया वाली बात अगर गलत निकली तो वो लोग आसमान से बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे और उनकी शिप के साथ वो लोग भी मर जाएंगे। खैर लूफी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो डिसाइड करते कि वो अब स्काइपिया आइलैंड जाएगा। क्रिकेट बताते कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि वो लहर कल ही आने वाली है, और इससे पहले कि वो लोग स्काइपिया की तरफ सीधे जाएं, उन्हें इस तरह के पक्षी को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि स्काइपिया के अंदर उन्हें ये पक्षी रास्ता बताएगी। सब लोग बिना टाइम को बर्बाद किए उस चिड़िया को ढूंढने चले जाते हैं। वो लोग एक जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पे बहुत देर के बाद सेम टू सेम दिखने वाली पक्षी सामने दिखती है। उस पक्षी को पकड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पे निको रोबिन आती है और अपनी पावर को यूज करके उस पक्षी को पकड़ लेती है। उस पक्षी को पकड़ने के बाद वो लोग क्रिकेट के घर पे दोबारा जाते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो जो देखते हैं उससे वो लोग बहुत हैरान थे क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट और उसके दो साथी घायल पड़े हुए हैं और इनका ये हाल बेलेमी ने किया है। बेलेमी यहाँ पे क्रिकेट से वो सोने की मूर्तियाँ लेने आया था जो कि उसे समुद्र के अंदर मिली थी, और जब क्रिकेट उसे मूर्तियाँ देने से मना करता है तब बेलेमी अपनी डेड फुट की पावर से उसका ये हाल कर देता है। माशिरा और सोजो उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका भी सेम हाल होता है। बेलेमी वहाँ से जाने से पहले अपना निशान बना के गया था, और जब लूफी को पता लगता है कि इन सब के पीछे बेलेमी का हाथ है तो वो बेलेमी को ढूंढने मॉक टाउन की तरफ जाने लगता है। वो सबको कहता है कि कल उस लहर के आने से पहले ही वो यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। हम देखते बेलेमी अपने रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी कर रहा है, लेकिन तभी उसका एक आदमी भागते भागते आता है जिसके हाथों में लूफी एंड जोरो के ऊपर लगे इनाम का पोस्टर है। बेलेमी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। बेलेमी को ये पोस्टर नकली लगते हैं क्योंकि सुबह ही उसने उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारा था, और उसके हिसाब से अगर लूफी एंड जोरो इतने ताकतवर होते तो वो लोग इतनी बुरी तरीके से मार नहीं खाते। बेलेमी की बात सुन के उसके साथी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। बेलेमी अपनी जगह पे बैठ के आराम से बियर पी रहा था, लेकिन तभी बाहर से उसे एक अजीब सी आवाज आती है जैसा कि कोई उसे बुला रहा हो। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके सामने लूफी है। लूफी बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था। वो यहाँ पे बेलेमी से क्रिकेट की मूर्तियाँ मांगने आया था, लेकिन बेलेमी उसे मूर्तियाँ देने से मना कर देता है और उसे लग रहा था कि वो सुबह की तरह लूफी को मार सकता है। वो लूफी के ऊपर अपने डेविल फ्रूट की पावर से हमला करता है। बेलेमी अपने डेविल फ्रूट की पावर से अपने पैरों को स्प्रिंग बना सकता है और ऐसे ही अपना एक खास अटैक लूफी के ऊपर यूज करता है, लेकिन वो लूफी को छू तक नहीं पाता और उसके हमले होने से पहले ही लूफी उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। लूफी का वो एक पंच ही काफी था बेलेमी को उसकी असली जगह और औकात दिखाने के लिए, और बेलेमी की हालत को देख के दिल को बहुत सुकून मिला और बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। बेलेमी को हराने के बाद उन मूर्तियों को लेके लूफी दोबारा क्रिकेट के पास जाने लगता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिस पे, जहाँ पे नेवी का एक ऑफिसर अपने सीनियर से बोल रहा था कि जल्दी ही व्हाइट बियर्ड और रेड हेयर शांक्स आपस में मिलने वाले हैं और उन दोनों के मिलने से पक्का कुछ बड़ा होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है 5 लोगों पे। इन 5 लोगों को एल्डर कहा जाता है और एल्डर ही वो लोग हैं जो कि नेवी के ऊपर कंट्रोल करते हैं। आज उनकी एक मीटिंग होने वाली है ताकि वो लोग डिसाइड कर पाए क्रोकोडाइल की जगह पे कौन नया वॉरलॉर्ड बनने वाला है। बाहर अनाउंसमेंट होती है कि 2 वॉरलॉर्ड अब आ चुके हैं। उन दोनों में से इसका नाम है डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो के ऊपर 34 करोड़ का इनाम लगा है। डोफ्लामिंगो के साथ इस आदमी का नाम है कुमा। कुमा के ऊपर 29 करोड़ 60 लाख का इनाम लगा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिस के
अंदर वाइस एडमिरल सन गोकू आता है। कुछ समय बाद वहाँ पे मिहोक की भी एंट्री होती है। मिहोक को मीटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस यहाँ पे लूफी और जोरो के बारे में सुनने आया है। उन दोनों की बात यहाँ पे इसलिए हो रही थी क्योंकि उन दोनों ने एक वॉरलॉर्ड यानी क्रोकोडाइल को हराया है और इसीलिए अब लूफी का सफर आसान नहीं होने वाला। सीन शिफ्ट होते एक आदमी पे जो कि शंक्स का लेटर लेके व्हाइट बियर्ड के सामने खड़ा है। उस लेटर में एस के बारे में कुछ लिखा हुआ है। व्हाइट बियर्ड उस लेटर को बिना पढ़े ही उसको फाड़ देता है और वो उस आदमी को बोलता है कि अगर शंक्स को कुछ बात करनी है तो वो यहाँ पे आके खुद बोले, ना कि कोई लेटर भिजवाए। व्हाइट बियर्ड उस आदमी को भगा देता है। वो आदमी थोड़ी देर के बाद ये सारी बातें शंक्स को बताता है। खैर शंक्स को गुस्सा नहीं आता, उल्टा वो हंसने लगता है और वो डिसाइड करते कि व्हाइट बियर्ड से वो खुद मिलने जाएगा। तो अब सीन शिफ्ट होता है ब्लैक बियर्ड पे। उसे पता लगता है कि लूफी के ऊपर 10 करोड़ का इनाम लगा है और उसके साथ ही जोरो के ऊपर 6 करोड़ का इनाम लगा है। ब्लैक बियर्ड इस इनाम को पाने के लिए अपने साथियों के साथ लूफी और जोरो को ढूंढने निकल जाता है। हम देखते हैं लूफी को जो बेलेमी से सारा सामान लेके क्रिकेट के पास आ चुका है। हम देखते हैं चॉपर ने सबका इलाज कर दिया है और वो लोग खतरे से बाहर हैं। लूफी और सब लोग अपने नई शिप को देख के हैरान थे। बेलेमी जब यहाँ पे आया था तब उसने लूफी की शिप पे हमला किया था और इस शिप को माशिरा और सोजो ने ठीक कर दिया है। लूफी माशिरा और सोजो को थैंक यू बोलता है और इसके बाद लूफी और सब लोग अपने नए शिप के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं उस लहर तक जो कि उन्हें स्काइपिया ले जाएगी। उनको ड्रॉप करने माशिरा और सोजो भी जाते हैं और वो लोग लूफी और सबको उस जगह तक पहुंचा देते हैं जहाँ पे वो लहर आने वाली है और पहुंचाने के बाद सबको बाय बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। लूफी और सबके सामने बहुत बड़ा भंवर था जिसमें जब एक सी मॉन्स्टर अंदर जाता है उसका नामो निशान नहीं मिलता। उस सबको लग रहा था कि उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन अचानक से वहाँ का भंवर रुक जाता है और पानी बिल्कुल शांत था। सब लोग समझ जाते कि अब थोड़ी देर में वो लहर आने वाली है। लूफी अपने नए सफर के लिए बहुत एक्साइटेड है, लेकिन ब्लैक बियर्ड भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ब्लैक बियर्ड के हाथ में एक पोस्टर था। जब उसोप अपनी दूरबीन से उस चीज को देखता है वो बताती कि उसके हाथ में लूफी और जोरो के ऊपर इनाम का पोस्टर पड़ा है जिसमें लूफी का इनाम 3 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ हो चुका है और साथ ही साथ जोरो के ऊपर 6 करोड़ का इनाम लग चुका है। लूफी और जोरो इस चीज को सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सांजी थोड़ा जल रहा था क्योंकि उसके ऊपर इनाम नहीं लगा और जोरो के ऊपर लग चुका है। ब्लैक बियर्ड उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जब वो लहर अचानक से आती है सब लोग उस लहर के साथ ऊपर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच ब्लैक बियर्ड की शिप तबाह हो जाती है और अब सब लोग आसमान की ऊंचाइयों में हैं। और हाँ, अगर स्काइपिया असलियत में होता है तो लूफी और सब लोग वो दूसरे आदमी होंगे जो कि स्काइपिया के अंदर जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पे स्काइपिया नहीं हुआ तो सब लोग आसमान से सीधे जमीन पे आके गिरेंगे, जिसकी वजह से उनकी मौत होना बिल्कुल कंफर्म है। तो अब आगे क्या होने वाला है ये सब हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो चलो अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।